हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को मैरी क्रिसमस। आज 25 दिसंबर है, जैसा कि आपको पता है 25 दिसंबर 2022 की क्या है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको पता है आज हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी का जन्मदिन भी है। इसके अलावा उन्हीं के जन्मदिन पर आज सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। ये सारी जानकारियां आपको है ही। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ और देखते हैं आज की पहली न्यूज क्या है खास। तो पहली न्यूज क्रिकेट क्षेत्र से है और बहुत ही बड़ी न्यूज है, क्योंकि ये न्यूज हर साल एग्जाम में पूछी ही जाती है। तो आपको पता है क्रिकेट क्षेत्र का महाकुंभ है जिसका नाम आईपीएल है, जिसको सबसे ज्यादा विश्व भर में देखा जाता है। इंडियन प्रीमियर लीग इसे बोलते हैं। तो आईपीएल में सैम कुरन आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। आपको पता है वर्तमान समय में आईपीएल में खिलाड़ियों की नीलामी चल रही है, जिसको देखते हुए सैम कुरन बने हैं आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी। अच्छा, सैम कुरन को लेकर आपको कुछ पॉइंट याद आ रहा है क्या? सैम कुरन ये वही खिलाड़ी हैं। इस बार आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप जब हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, तो इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड को हराकर विजेता बनी थी। तो सैम करन मैन ऑफ द सीरीज चुने गए थे। इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस किया था। तो बढ़िया परफॉर्मेंस का नतीजा ये रहा है कि आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी तो चुने ही गए हैं। इसके साथ ही साथ रिकॉर्ड ये बना दिया है कि आज तक के आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। आइए कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो क्रिकेटर सैम करन इंडियन प्रीमियर लीग की किसी भी फ्रेंचाइजी द्वारा खरीदे जाने वाले अब तक के सबसे महंगे क्रिकेटर बन गए। उन्हें आईपीएल नीलामी के दौरान पंजाब किंग्स टीम ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा है। 2023 सीजन के लिए आईपीएल की नीलामी वर्तमान समय में केरल में हुई है। उन्होंने क्रिकेटर ईशान किशन का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्हें पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ रुपए में खरीदा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, यानी पैसा ही पैसा बरसा है सैम करन पर। ठीक है, तो ये थी आज की पहली न्यूज। अगर बात करें यहाँ पर कुछ हम आईपीएल से, तो आईपीएल 2023 सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी वर्तमान समय में चल रही है। इंडियन प्रीमियर लीग भारत की पुरुषों की T20 फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीग है। इस लीग की स्थापना बीसीसीआई ने 2007 में करी थी। ब्रजेश पटेल आईपीएल के मौजूदा अध्यक्ष हैं। दिसंबर 2022 में आईपीएल 10 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया और एक डेकाकॉर्ड कंपनी बन गया है। इसकी स्थापना 2008 में करी गई थी। सबसे सफल टीम आज तक कौन सी है? तो ये मुंबई इंडियंस है, जो कि 5 बार इस टाइटल को जीत चुकी है। उम्मीद करता हूं आज की पहली न्यूज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब मेरे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपसे रहेंगे। आपको पता है आईपीएल का नया सीजन 2023 में होना है, जिसके सबसे महंगे खिलाड़ी सैम करन बन तो गए हैं। लेकिन अब कमेंट कॉलम में आप ये बताइए कि आईपीएल जब सबसे पहली बार 2008 में हुआ था, तो कौन सी टीम इसमें चैंपियन बनी थी? आपको पता होना चाहिए आईपीएल में 8 से 10 टीमें हिस्सा लेती हैं। कभी 8 टीमें हिस्सा लेती हैं, कभी 10 टीमें हिस्सा लेती हैं। इस बार 10 टीमें हिस्सा लेंगी। कौन कौन सी टीमें हैं, क्या आप जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो कमेंट कॉलम में उन सारी टीमों के नाम बताइए। और इसके अलावा ये भी बताइए, चूंकि मुंबई इंडियंस सबसे ज्यादा 5 बार टाइटल जीत चुकी है, तो मुंबई इंडियंस टीम के वर्तमान समय में कैप्टन कौन है? इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए आप लोग। बढ़ते हैं आज की दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। आज की दूसरी न्यूज है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। सुदीप और शोभना ने 2021-22 का रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जीता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार संयुक्त रूप से सुदीप सेन ने अपनी शैली एंथ्रोपोशीन क्लाइमेट चेंज, कंटेजियन सांत्वना, और शोभना कुमार ने उनके हाइबुन संग्रह ए स्काई फुल ऑफ बकेट लिस्ट के लिए जीता है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के निर्माता SK राय को सामाजिक उपलब्धि के लिए टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसे साहित्यिक और सामाजिक उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए 2018 में शुरू किया गया था। यानी रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2018 से दिया जा रहा है। कुछ और अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार के बारे में, तो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार भारत में एक साहित्यिक सम्मान है जो भारतीय लेखकों को प्रति साल दिया जाता है। इसकी स्थापना 2018 में मैत्रेय पब्लिशिंग फाउंडेशन द्वारा करी गई थी। 2020 में सामाजिक उपलब्धि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार ओमान के दिवंगत सुल्तान कबूस बिन सईद अल सईद को प्रदान किया गया था। पहला पुरस्कार 2018 में दिया गया था
और प्रथम विजेता रहे थे कबीर, कबीर की 100 कविताएं के लिए। उम्मीद करता हूं ये न्यूज भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर बात हुई है रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो क्या आपको पता है भारत में सबसे पहली बार साहित्य का पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को ही मिला था 1913 में। कौन सी कृति के लिए मिला था, यानी कौन सी रचना के लिए मिला था, आप कमेंट कॉलम में आप आंसर करिए, ठीक है। इसके अलावा ये भी कमेंट कॉलम में बताइए भारत के पहले कौन से व्यक्ति थे जिनको अर्थशास्त्र क्षेत्र का पहली बार नोबेल भारत से मिला था। कमेंट कॉलम में जल्दी से आंसर करिए। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है रिलायंस जियो ने रिलायंस इंफ्राटेल में 3720 यानी 3720 करोड़ रुपए में 100% हिस्सेदारी खरीद ली है। यानी अब रिलायंस इंफ्राटेल बन गई है रिलायंस जियो। तो रिलायंस जियो ने रिलायंस इंफ्राटेल को मोबाइल टावर और फाइबर संपत्ति का अधिग्रहण किया है। रिलायंस इंफ्राटेल के पास देश भर में लगभग 1,78,000 रूट किलोमीटर की फाइबर संपत्ति और 43,540 मोबाइल टावर है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी ने रिलायंस इंफ्राटेल के अधिग्रहण के लिए जियो को मंजूरी दे दी है। बात करें रिलायंस जियो की, तो इसकी स्थापना 2007 में करी गई थी। इसके संस्थापक कौन थे, तो ये मुकेश अंबानी थे। कुछ और अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट के अंदर रिलायंस जियो के बारे में जाने तो रिलायंस जियो इंफ्राकॉम लिमिटेड एक भारतीय दूरसंचार कंपनी है और जियो प्लेटफॉर्म की सहायक कंपनी है। यह सभी 22 दूरसंचार सर्किलों में कवरेज के साथ एक राष्ट्रीय एलटीई नेटवर्क संचालित करता है और यह भारत में सबसे बड़ा नेटवर्क ऑपरेटर वर्तमान समय में भी है और 42.62 करोड़ से अधिक ग्राहकों के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है। इसकी स्थापना 2007 में हुई। संस्थापक मुकेश अंबानी है और मुख्यालय नवी मुंबई में है। अच्छा, कमेंट कॉलम में बताइए रिलायंस के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, क्योंकि अध्यक्ष अभी कुछ समय पहले ही बदले थे। तो कमेंट कॉलम में आंसर करिए। रिलायंस कंपनी जो कि हमारे देश की बहुत पुरानी कंपनियों में से है, जिसको धीरूभाई अंबानी ने लगाया था, उनके पुत्रों अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी ने बहुत ही अच्छे से इसको आगे बढ़ाया और वर्तमान समय में इनके सुपुत्र आकाश अंबानी भी इसको बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। बढ़ते आज की अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है भारत जापान 2023 में पहला हवाई युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन आयोजित करेंगे। तो भारतीय वायुसेना और जापानी वायु आत्मरक्षा बल 16 से 26 जनवरी 2023 तक जापान में हयाकुरी हवाई अड्डे और इरुमा हवाई अड्डे पर अपना पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 23 आयोजित करने के लिए तैयार है। फरवरी 2022 में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित बहुपक्षीय अभ्यास मिलन में पहली बार जापान ने भाग लिया था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वर्तमान समय में कौन है, अगर भारत की बात करें तो इनका नाम है जनरल अनिल चौहान। आपको याद होगा हमारे पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिनका नाम था जनरल बिपिन रावत, प्लेन क्रैश में पिछले वर्ष एक दुर्घटना में उनका निधन हुआ था दिसंबर के समय में ही, यानी 1 साल पूरा हो गया है जनरल बिपिन रावत को गए हुए। तो वर्तमान समय में सीडीएस कौन है, तो जनरल अनिल चौहान है। अब आप कमेंट कॉलम में ये बताइए कि जनरल अनिल चौहान और जनरल बिपिन रावत के बीच में कार्यवाहक कौन रहे थे सीडीएस के रूप में। कमेंट कॉलम में आंसर करिए। अब यहाँ युद्ध अभ्यासों की बात हुई है तो कमेंट कॉलम में बताइए अजय वादियर युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है। और अगला क्वेश्चन ये बताइए हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है। मैं आपसे इतने सारे क्वेश्चन क्लास में पूछ लेता हूं कि उम्मीद करता हूं अब आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने नहीं पड़ते होंगे, आप तुरंत आंसर देते भी हैं और मैं कमेंट कॉलम आपका देखता रहता हूं, आप आंसर देते रहते हैं। कीप इट अप गाइस, ऐसे ही बनाए रखिए, आप आंसर लगातार देते रहिए। जितने ज्यादा चीजों को आप सर्च करेंगे उतना ज्यादा चीजें आप कवर करते जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप को विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। तो भारतीय वैज्ञानिक है प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप ने वियतनाम के हनोई में विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज प्राप्त किया है। उन्हें भूजल से आर्सेनिक और अन्य भारी धातुओं को हटाने के लिए कम लागत वाली निस्पंदन प्रणाली के नवाचार के लिए सम्मानित किया गया है। उन्होंने 2022 में निक्केई एशिया पुरस्कार, 2018 में विश्व विज्ञान अकादमी पुरस्कार, 2008 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी जीता हुआ है। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर बात आई है पुरस्कारों से, तो कमेंट कॉलम में जरा बताइए एजू थचम पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया था। इसके अलावा ये भी बताइए सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं फिलहाल आज की अगली न्यूज की तरफ।
अगली न्यूज है बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार। तो बहुत सारे पुरस्कार हैं आज, है ना। तो बेथ मीड ने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है। बेथ मीड को दिसंबर 2022 में 2022 के लिए बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और यूरो 2022 में शीर्ष स्कोरर भी थी। बेथ मीड ने वेम्बली में फाइनल में जर्मनी को हराकर इंग्लैंड की पहली मेजर बोमान फुटबॉल ट्रॉफी भी जीती है। इंग्लैंड के क्रिकेटर बेन स्टोक्स दूसरे और शीतकालीन ओलंपिक कार्लिक चैंपियन ईव मुरहेड तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो याद रखिएगा। तो स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज मैं बहुत सारी कराता हूं, तो कुछ लोग के मन में आता होगा कि सर स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज इतनी सारी क्यों कराते हैं। ऐसा तो नहीं कि सर को स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज में काफी अच्छा लगता हो, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले काफी समय से जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, इन सारे एग्जाम में स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज एक भी गलत हो, ठीक है। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि जो भी एग्जाम होते हैं, जैसे हाल फिलहाल में एसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई है, इसके पहले रेलवे की परीक्षाएं हुई थी। तो इन परीक्षाओं में ज्यादातर देखा गया है कि स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज बहुत ज्यादा आती हैं और योजनाओं से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं कोई भी स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज भी नहीं छोड़ना चाहता हूं और योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि कल को अगर आ जाए तो आपका जो सक्सेस विद वीएससी चैनल के प्रति ट्रस्ट है ये बना रहे, ठीक है। इसीलिए मैं एक एक इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर कराता हूं। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से। इन्होंने रिचर्ड वर्मा को सर्वोच्च राजनयिक पद के लिए किया है नॉमिनेट। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी रिचर्ड आर वर्मा को प्रबंधन और संसाधन राज्य के उप सचिव के रूप में नामित किया है। वह मास्टर कार्ड में मुख्य कानूनी अधिकारी और वैश्विक सार्वजनिक नीति के प्रमुख भी हैं। वह ओबामा प्रशासन के दौरान भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत और विधायी मामलों के सहायक विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। तो कोई नया नाम नहीं है, बहुत पुराने चर्चित व्यक्ति हैं ये। नाम याद रखिएगा, रिचर्ड वर्मा इनका नाम है। इनको अमेरिकी राष्ट्रपति ने सर्वोच्च राजनयिक पद के लिए नामित किया है और मास्टर कार्ड में मुख्य कानूनी अधिकारी, वैश्विक सार्वजनिक नीति के प्रमुख भी रह चुके हैं। ओबामा प्रशासन के दौरान भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत भी रह चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। क्या आपको पता है जो बाइडेन किस एक नंबर के वहां के राष्ट्रपति हैं? कमेंट कॉलम में बताइए जरा। इसके अलावा यह भी बताइए अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आपको पता है वहां की उपराष्ट्रपति वर्तमान समय में भारतीय मूल की कमला हैरिस है। किस एक नंबर की वाइस प्रेसिडेंट है? कमेंट कॉलम में बताइए। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज की तरफ, यानी आज की आखिरी न्यूज की तरफ, और देखते हैं क्या है खास। आखिरी न्यूज है इंपॉर्टेंट डे से। 24 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को इसी दिन राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। 2022 की थीम रही है फेयर डिजिटल फाइनेंस। सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी डे की थीम होती है। हर बार मैं आपको हर एक वीडियो में जब भी कोई इंपॉर्टेंट डे आता है तो मैं आपको बताता ही हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी डे की थीम होती है। तो 2022 की थीम रही है फेयर डिजिटल फाइनेंस। यह उपभोक्ता अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बारे में जागरूकता भी प्रदान करती है। बात करें अगर विश्व उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाते हैं, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। इन दोनों पॉइंट को अलग अलग कर लेना बेटा, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है स्लाइड में कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाते हैं, जबकि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाते हैं। ऐसे ही कई सारी चीजें होती हैं। जैसे कि बात करें राष्ट्रीय युवा दिवस, तो ये 12 जनवरी को मनाते हैं, जिस दिन हमारे संस्थान में विवेक दिवस मनाया जाता है, यानी हमारे संस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी युवा दिवस मनाया जाता है। अब आप वो कमेंट कॉलम में बताएंगे कि किस दिन मनाया जाता है। आपको मैं हिंट दे देता हूं, उसी दिन मनाया जाता है एलिफेंट डे, ठीक है। तो आप कमेंट कॉलम में आप बताइए कि एलिफेंट डे और अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस दोनों के दोनों किस एक डेट को मनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं, इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाते हैं। आप कमेंट कॉलम में ये बताइए 24 जनवरी को राष्ट्रीय वाला मनाते हैं कि अंतरराष्ट्रीय वाला मनाते हैं, और 11 अक्टूबर को राष्ट्रीय वाला मनाते हैं कि अंतरराष्ट्रीय वाला बालिका दिवस मनाते हैं। कमेंट कॉलम में आप दोनों के आंसर जरूर करिएगा, ठीक है।
तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट कॉलम में बताया करें। हालांकि आज आपकी छुट्टी का दिन है, आप आज अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, कुछ लोग तो अभी भी नींद ले रहे होंगे। कोई बात नहीं, जितने भी लोग लाइव आए बहुत अच्छा करते हो आप लोग, ऐसे ही डेली लाइव आते रहिए। 1 तारीख से और भी इंटरेक्टिव क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो जितने भी लोग लाइव आते हैं बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आपका दिन मंगल में हो। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसके अलावा एक बात और सुन लीजिए, जितने भी लोग चैनल पर आए हो ना, लाइक करना मत भूलना, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और जो भी दोस्त के साथ शेयर करना उससे बोल देना कि सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।